नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम आपके जीव विज्ञान का जो पादप कार्यकी का सेकंड पार्ट है उसका पहला भाग यानी उसका पहला जो पार्ट है प्रकाश संश्लेषण वो शुरू करने जा रहे हैं, है ना। यानी ये वैसे आपकी बुक में 10th है, अध्याय 10 है, लेकिन पादप कार्यकी 2 का, है ना। पादप कार्यकी 1 के जो हमने पढ़े थे अलग पढ़े थे, अब ये पादप कार्यकी 2 का पहला पार्ट है। और जब प्रकाश संश्लेषण की बात आती है तो आप देख रहे हो आज बोर्ड भी बड़ा हरा भरा हो रहा है ना। तो बात पौधों की आ रही है और ये पौधे जो हैं, आपने बचपन से पढ़ा है कि पौधे बहुत उपयोगी हैं, पौधे लगाने चाहिए, पौधों से हमको ऑक्सीजन प्राप्ति होती है, बहुत सारी बातें आपने पौधों के बारे में सुनी हैं। अब एक बात आप जानते हैं कि जो पौधे हैं ये भी खाना बनाते हैं, क्योंकि तभी तो हम इनको स्वपोषी कहते हैं, है ना। और हम जो हैं, प्राणी जो हैं, वो इस पर डिपेंडेंट हैं, तो हम परपोषी कहलाते हैं। तो ये खाना कहाँ बनाते हैं? आपने तो देखा घर में मम्मी खाना बनाती है किचन में, और खाने के लिए उनको खूब सारी चीज़ें चाहिए होती है। आटा चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, सब्जी चाहिए होती है ना। बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है खाना बनाने के लिए। फिर ये पेड़ पौधे कहाँ खाना बनाते हैं, इनकी किचन कौन सी है ना। तो इसके बारे में भी अपन जानेंगे कि इनकी किचन कौन सी होती है और कौन सी क्रिया के द्वारा ये खाना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ये आपको मालूम है। और इनकी किचन है इनकी पत्तियाँ, हाँ जी, है ना। तो चलिए अब जल्दी से आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण इसमें आपकी जानकारी दी जाएगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, है ना, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। तो पूरे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको लेकर के, और सनलाइट, है ना। अब घर पे तो क्या करते हैं हम, जब खाना बनाते हैं तो गैस जलानी पड़ती है। यहाँ पर क्या है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और एक और चीज़ है पर्णहरित। हाँ, ये सब जो है इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो ये कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में लाइट एनर्जी को, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। उसी को ही इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की संज्ञा दी है। और पादप जो है वो सूर्य के प्रकाश को सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए पादपों पर निर्भर हैं। जो बात मैंने भी आपको बताई कि हम सभी पादपों पर निर्भर हैं, हम परपोषी हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। अब इसकी हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जल का होता है ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन, ठीक। अब यदि इसकी परिभाषा हम कहें तो किस तरह से कहेंगे, हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से अवशोषित जल, ठीक है। 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई मेन हो गई आपकी, प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से अवशोषित जल, शर्करा रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि इसको हम समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये समीकरण आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, 6CO2 + 12H2O, प्रकाश और पर्णहरित। यहाँ पे एक और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पर्णहरित, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी क्रिया के लिए, भोजन बनाने की। भोजन कौन बना रहा है, पेड़ पौधे। कहाँ बना रहे हैं, पत्तियों में, ठीक है। तो बनता क्या है, ये कार्बनिक, ये शर्करा बोला है ना इसने, शर्करा रूपी, ये हमारा क्या है, ग्लूकोस, ठीक है। ये हमारा क्या बना, ग्लूकोस, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और पानी और क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल में जाती है, और इसी के कारण ही हम
सभी जिंदा हैं, यानी जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे बाहर निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो ही जो है जीव जंतु अपनी श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। ठीक, अब इस अभिक्रिया में जल का सूर्य की विकिरण ऊर्जा से ऑक्सीकरण होता है। पहले बात हमने पढ़ी थी कि जल का होता है ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अपचयन। अब ये क्रिया एक एक स्टेप में कैसे होती है उसके बारे में बताया हुआ है। तो सब पहले क्या होता है, जल का सूर्य की विकिरण ऊर्जा से ऑक्सीकरण। ठीक, फिर ये जो ऑक्सीकरण हुआ है इससे प्राप्त जो ऊर्जा है उसके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कहाँ, किस में हो जाता है, शर्करा में। और उप उत्पाद में, यानी साथ में हमको क्या मिलती है, साथ में हमको मिलती है ऑक्सीजन, है ना। बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब रॉबिन जो थे वो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि जीवनीय तापक्रम पर जल सुग्राहीकृत प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन दाता तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य, है ना, बीच में जल क्या है, हाइड्रोजन दाता और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य। ठीक, तो ये बात किसने बताई थी, रॉबिन विच ने बोली। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर ये कहा जाए कि अगर ये जीवनदायी क्रिया है ना, अगर ये क्रिया नहीं होगी तो जीव जंतु जो है वो पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव है ही नहीं, जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बारे में जो जानकारी ली या इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जब कार्य करना शुरू किया तो काफ़ी लेट शुरू किया, है ना। इसका इतिहास जो है इसके बारे में हम बात करते हैं तो 2 युगों में इसको बांटा गया है। बेसिकली जो है 1800 से 1925 तक, है ना, इसका जो पूर्व का युग है, और समस्थानिकों के पश्चात का युग काल विस्तार 1925 से अभी तक चल रहा है। जो इस तरह से इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया। यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है आप देखिए 18वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, है ना। पता करना कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद डी सेसर ने पता किया पानी के बारे में, फिर क्लोरोफिल के बारे में बताया इन्होंने, ड्यूट्रॉच ने प्रकाश के बारे में, इंजन हॉज, ये हॉज भी है और कई जगह इनको हाउस भी लिखा हुआ है, इंजन हाउस भी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये इन्होंने बताया, इंजन हाउस ने ही बताया क्या कि कार्बनिक पदार्थ जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, और प्रिस्टले ने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो मुक्त होती है। अब इसको हम एक चार्ट के रूप में पढ़ते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इसको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए कार्य जो किए हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टीफन हेल्स है, इनको क्या कहा जाता है, इनको इसी पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है, स्टीफन हेल्स को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पादप कार्यकी के जनक किसे कहा जाता है, तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ही बताया कि पौधे अपना भोजन जो है वो वायु और प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जोसेफ प्रिस्टले ने ये बताया कि ऑक्सीजन जो है वो इस क्रिया में मुक्त होती है। इसके बाद इंजन हॉस की जो अपन ने बात की थी, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश जो है उसकी बहुत आवश्यकता होती है, और इन्होंने ही ये बताया कि सूर्य का कौन सा प्रकाश, सूर्य का आपको मालूम है श्वेत प्रकाश आता है, उस प्रकाश में भी जो दृश्य प्रकाश है ना, जो दृश्य स्पेक्ट्रम बनता है, आपको मालूम है कि श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम में जो दृश्य प्रकाश है ना, दृश्य भाग है, उसके बारे में किसने बताया था, ये जो इंजन हॉस हैं इन्होंने बताया था। फिर जीन सैनेबियर और सेसर ने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या उपयोगिता है। इन्होंने सबसे पहले ये बात पता की थी कि वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और इसकी उपयोगिता को बताया। जे.आर. मेयर ने इस पूरी क्रिया को बताया कि पौधे लाइट रिएक्शन से किस में बदलते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना, प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये मेयर ने बताया था। ठीक है, जे.आर. मेयर ने बताया था। फिर
F ब्लैकमैन ने, ये ब्लैकमैन की अभिक्रिया भी हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश रासायनिक और जैव रासायनिक दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनको प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में बताया था ब्लैकमैन ने। फिर वॉन नील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है, ये ना कि बैक्टीरियल प्रकाश संश्लेषण का इन्होंने अध्ययन करते हुए बताया था कि जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, है ना, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल के अणुओं से निकलती है, क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, लेकिन नील ने ये बताया कि जो ऑक्सीजन मिल रही है इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वो कहाँ से मिल रही है, वो पानी से, जल से प्राप्त हो रही है। तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके बाद रॉबर्ट हिल ने ये बताया कि जो इन्होंने हिल अभिक्रिया का प्रदर्शन करके बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो किससे मिलती है, H2O से, और इसका पूरा रिएक्शन भी, मतलब इन्होंने जल अपघटन के बारे में बताया कि जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। फिर रुबेन ने क्या किया, इन्होंने समस्थानिक ऑक्सीजन, है ना, इन्होंने क्या चीज़ ली, ये लिया इन्होंने ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन 2 लेकर के, और ये निश्चित किया कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होती है, जल से प्राप्त होती है। ये किया था रुबेन और एम कॉमेन ने मिलकर के ये कार्य किया था। कैल्विन और बेंसन ने आपके C3 और चक्र जो है वो दिया था, जिसको कि कैल्विन बेंसन चक्र कहते हैं, और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी जो है 1961 में दिया गया। कैल्विन को 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, और इन्होंने ये बताया कि C14 जो रेडियो समस्थानिक है इसका इन्होंने इस क्रिया में उपयोग किया था। फिर डैनियल ऑर्नन, इन्होंने बताया कि प्रकाशीय फॉस्फेटीकरण या फास्फोरिलीकरण जो होती है वो दो वर्णक तंत्र, जो कि PS1 PS2, ये भी हम आगे जब इसको और क्रिया पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की उसमें भी इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो ऑर्नन ने इसके बारे में बताया था। हैच और स्लैक ने जो है C4 साइकिल दी थी, ठीक। इसके बाद P मिशेल ने क्या किया था, फॉस्फेटीकरण के रसायन परासरणी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से ये सारा का सारा इसका इतिहास है कि प्रकाश संश्लेषण अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत सारी खोजें करके बताया। अब प्रकाश संश्लेषण जो है होता कहाँ पर है, तो अभी हमने जब बात की थी प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है, यानी रोटी बनाना, जो माफ़ कीजिए खाना बनाना जो है पेड़ पौधों में, वो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है ना। अब वहाँ पर भी कैसे होती है, कहाँ पर होती है, तो वहाँ पर उन पत्तियों के अंदर आपको पता है पत्तियों का रंग हरा होता है। हरा किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण, और यही हरित लवक वह स्थल है जहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और उच्च श्रेणी के पादपों में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में भी ये क्रिया होती है, ठीक है। मतलब किसी भी पत्ती के अंदर 20 से लेकर 40 तक हरित लवक उपस्थित होते हैं, और हरित लवक जो है वो लाइपोप्रोटीन की दो एकल कलाओं द्वारा परिबद्ध रहते हैं, ठीक है, और उनके मध्य में परिकला अवकाश होता है। फिर बाह्य कला प्रोटोनों के लिए पारगम्य होती है, और हरित लवक का आंतरिक भाग जो है वो दो स्पष्ट क्षेत्रों में ग्रेना और स्ट्रोमा में विभेदित होता है। स्ट्रोमा या पीठिका हरित लवक का मैट्रिक्स भाग होता है, जिसमें विषमांगी प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है। अब यहाँ पर ये देखिए आप, ये एक हरित लवक का चित्र है, जो कि अभी हमने बात करी कि दो झिल्लियाँ होती हैं इसकी, बाहरी झिल्ली और ये भीतरी झिल्ली, ठीक है। इन दोनों के बीच, परिकला के बीच क्या होता है, अवकाश होता है ना। उसके बाद इसमें ये ग्रेना, ये एक रचना जो बनी हुई होती है ग्रेना होती है, और यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रोमा है, ये जो द्रव भरा हुआ है ये स्ट्रोमा पार्ट होता है। अब होता ये है कि ये जो इसकी जो नलिकाएं हैं, क्या होता है कि हरित लवक में मैट्रिक्स में इकाई कला से एक के बाद एक ये जैसे प्लेट्स अपन एक के ऊपर एक रखते हैं या सिक्के एक के ऊपर एक रखते हैं, है ना, उसी तरह से ये लगी हुई होती हैं,
ठीक है, ये पार्ट लगा हुआ होता है, ये जो पार्ट है ये इस तरह से लगा हुआ होता है। ठीक है, इसको ग्रेना बोलते हैं, और एक को हम सिंगल अगर बोलते हैं तो ग्रेनम बोलते हैं, सिंगल लेते हैं तो उसको ग्रेनम बोलते हैं। तो थैलेकॉइड एक के ऊपर एक सिक्के की तरह व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रोमा है ना, इसका जो तरल भाग है उसको क्या है, उसको क्या बोला गया है, अपन ने स्ट्रोमा बोला है। ठीक है, ये आपस में ग्रेना जो है ये जुड़े हुए होते हैं पीठिका पटलिका से। ये देखिए, ग्रेनम पटलिका या पीठिका पटलिका से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, है ना। और इसके अंदर 70S राइबोसोम होते हैं, स्टार्च की कणिकाएं होती हैं, लिपिड की बूंदें इसके अंदर होती हैं। आपको मालूम है हरित लवक केवल पादप कोशिका के अंदर ही उपस्थित होता है। विभिन्न ग्रेना में कहीं कहीं स्ट्रोमा पट्टिकाएं या फैक्ट्स नलिकाओं से, ये देखिए ये स्ट्रोमा पट्टिकाएं कहलाती हैं। ये क्या है? स्ट्रोमा पट्टिका, है ना, स्ट्रोमा लैमेली जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये थाइलेकॉइड्स हैं आपके, ये स्ट्रोमा है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये ग्रेनम आपका, है ना। एक ग्रेना तो होता है बहुवचन और ग्रेनम होता है आपका एक वचन। ठीक है, अब थाइलेकॉइड की कला में क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। कौन से वर्णक होते हैं? यही हरित लवक और कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये लवक उपस्थित होते हैं। कहाँ पर? थाइलेकॉइड की कला में प्रकाश संश्लेषी वर्णक, पर्णहरित और कैरेनॉइड्स उपस्थित होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ग्रेना जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल। अब देखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप किया जाता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो कहाँ होती है, तो ग्रेना में, है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना के अंदर होती है। फिर वर्णक दृश्य स्पेक्ट्रम में से बैंगनी, नीले और लाल रंग का अवशोषण, बैंगनी, नीले और लाल रंग का अवशोषण अधिक करते हैं, जिसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको PAR कहते हैं, और ये इतना महत्वपूर्ण है। हर साल मैंने देखा है कि प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है, तो कि PAR क्या है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि जो स्पेक्ट्रम है, यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है स्पेक्ट्रम बनाता है, उसमें जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है ना। उसको क्या कहा जाता है? अतः वर्ण क्रम के इस भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, है ना। उसको क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। ये तो हिंदी में बोला जाता है, और या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपना वीडियो यहाँ रोक करके और इसको आप अच्छी तरह से नोट करिए। डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा हरित लवक का। जब भी आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा, आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि हरित लवक के अंदर जो है होती हैं और किस तरह से होती है, और जो दृश्य भाग है, जो है ना प्रकाश का दृश्य भाग है, उसके अंदर जो है ये क्रिया सर्वाधिक होती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? PAR कहते हैं। पार्क एवं पान ने बताया था अब कि ये बताया था, ये जैसे थैलेकॉइड है। अब इसकी ये जो भीतरी सतह है, ये जो भीतरी सतह है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्वांटासोम, क्वांटासोम कहते हैं। और ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी है, तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है, और ये कहाँ स्थित होती है, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ स्थित होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि थाइलेकॉइड जो है उसकी अंतर सतह पर ये स्थित होती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वांटासोम में होता क्या है? तो एक क्वांटासोम में 230 पर्णहरित अणु होते हैं, जिसके अंदर 160 जो है वो क्लोरोफिल A और 70 क्लोरोफिल B के होते हैं। 48 कैरोटीनॉइड्स होते हैं,
46 क्विनॉन्स होते हैं, 116 फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और इसके साथ ही कुछ और अणु और एंजाइम भी होते हैं, पर मेन जो है वो ये होता है। तो इतनी बात आपको अब समझ आ गई होगी कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो संपन्न होती है ना। किसने इनको, कितने सारे वैज्ञानिकों ने इसमें जो है अपने अपना योगदान दिया, और जो हरित लवक है उसकी जो संरचना है वो किस तरह की होती है, उसके अंदर जो ग्रेना पार्ट होता है उसके अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और जो दृश्य प्रकाश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है क्रिया होती है, क्योंकि अवशोषण जो है रेड कलर का, बैंगनी कलर का, है ना, ब्लू कलर का सबसे ज़्यादा होता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको PAR कहा गया है। और अब जल्दी से आप लिख लीजिए 2 क्वेश्चंस जो इस वीडियो से ही संबंधित हैं, छोटे से। उस कोशिकांग का नाम बताइए जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। और दूसरा है, पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं और ऑक्सीजन का निकास करते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने ये वाली बात बताई थी? तो जल्दी से आप इनके आंसर्स लिखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।